सरी साहब, आपने इसहाक डार की वापसी से मुताल्लिक कुछ पेशगोइयाँ की थी। हमारे पास वो क्लिप्स मौजूद हैं, फिर उनकी वापसी तो हो चुकी है, हम उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक पहले क्लिप्स दिखा दें आपके। ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, केयरटेकर्स आएंगे नहीं आएंगे, ये हुकूमत अगर रहेगी तो कब तक रहेगी, इलेक्शन कब होंगे, तो ये सारी चीज़ों का सिलसिला लगा हुआ है। डार साहब और नवाज शरीफ साहब, अगर तो इस हुकूमत 1 साल तक रहना है तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि डार साहब भी आएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी आएंगे। डार साहब एज सेनेटर वापस जाके अपना वो पहुँचेंगे सेनेट में जाके और वापस आ जाएंगे और ही विल बी द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। इसके साथ 2 बातें होंगी। एक तो ये इशारा होगा कि अब महंगाई जो है शायद कंट्रोल में आ जाए, आए या ना आए अलग बात है, लेकिन एक फॉर्मूला तो वो देंगे एक इम्प्रेशन ही होगा कि डार साहब के आने के साथ मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज़ जो हैं उनके ऊपर ब्रेक लगेगी। डार साहब का आने के साथ नवाज शरीफ साहब का जो बराह रास्त इंटरवेंशन है सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द इकॉनमी, वहाँ अब डार साहब उसको शायद चलाएँ। तो आपने पहले ही फोर्स ही कर लिया था। एक तो क्लिप है वो 4 जुलाई का, यानी जुलाई में ही आपने बता दिया था कि क्या होना है, और फिर हमने लास्ट वीक वेंसडे को भी डिस्कस किया तो आपने कहा कि वो वापस आएंगे, हल्फ उठाएंगे, सेनेटर बनेंगे, उसके बाद वो वजारत को संभालेंगे। आ गए वापस, अब वो गेम में इन भी होने वाले हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग है, स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेंगी। गो कि उन्होंने कह दिया है कि मेरे आते ही 10 रुपया तगड़ा हो गया है, ज़ाहिर से कर्ज़ों में भी थोड़े हमें मजबूती मिली है, सहारा मिला है, लेकिन गुर्बत है, महंगाई है, सैलाब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें निगोशिएट करना है, बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डार साहब ने कहा कि 1 खरब रुपए का पाकिस्तान को फ़ायदा हो गया है, 1350 अरब। हाँ, ये इसलिए क्योंकि अब आपको कम डॉलर्स देने पड़ेंगे बिकॉज रुपये जो मजबूत हो गया 10 रुपये से, तो ये तो सही है। मगर ये डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है। मगर अब बात यह है कि क्या ये डॉलर फिर ऊपर चढ़ेगा कुछ अरसे के बाद, या ये नीचे ही आता जाएगा, पहला सवाल। अगर तो ये नीचे तसलसल करके आता रहा और डार साहब ने इसको कंट्रोल कर लिया उन फैक्टर्स को जिसकी वजह से ये बढ़ रहा था, क्योंकि जैसे डॉलर महंगा होता है उस वक्त महंगाई मुल्क में ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आपकी 70% आपकी जो आमदन है पाकिस्तान के अंदर वो इंपोर्ट से आती है, आपके टैक्सेस भी वहीं से आते हैं और लोग ख़रीदो फरोख्त भी वहीं होती है, और मईशत भी इंपोर्ट्स पे चलती है। हम बहुत कम चीज़ें खुद प्रोड्यूस करते हैं, जो थोड़ी बहुत करते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब आइए कि तो इससे पहले तो बात हो जाए। मेरा ख़्याल है कि डार साहब के पास 1-2 ऐसे हथियार हैं जो कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब के पास थे मगर वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। अच्छा, वो कौन से हथियार हैं जो डार साहब के पास हैं जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस्तेमाल नहीं किए या करना नहीं चाहते थे? एक तो ये है कि डार साहब जब वक्त आता है तो थानेदार भी बन जाते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब थानेदार नहीं बनते। अब थानेदार बनने का मतलब क्या है? मतलब ये कि अभी आप देख लीजिएगा क्या होता है, जैसे ही डार साहब ओहदा ले अपना हल्फ उठाएंगे और फाइनेंस में 48 घंटे के अंदर अंदर ये कराची पहुंच जाएंगे। अच्छा, और कराची जाएंगे और वहाँ मीटिंग करेंगे स्टेट बैंक, बैंकों के लीडर्स, मनी चेंजर्स और बिज़नेस कम्युनिटी, सबके साथ मिलके, एक्सपोर्टर्स स्पेशली, सबके साथ मिलेंगे या अलग-अलग या कुछ लोगों के साथ इकट्ठे, और एक पैगाम देंगे, ओए सीधे हो जाओ। ठीक, अब वो ओए सीधे हो जाता की पैगाम है? ठीक, वो पैगाम ये है कि आप जो मनी चेंजर्स हैं, आप स्पेकुलेशन, होर्डिंग, ये चलाकियाँ बंद कर दें और जो रेट बनता है मार्केट का उसी को लगाएं, ऊपर नीचे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप लोग जैसे स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, आप इसको भी मैनिपुलेट करते हैं। मुझे सब पता, पहले भी मैंने आपको टाइट किया था और आप सीधे हो गए थे, अब मैं हटा हूँ तो आप फिर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, सीधे हो जाएं, नहीं तो मैं चुक के जेल पा देंगे। तो पहली पैगाम। दूसरा पैगाम बैंकों को, जो है तो आप लोग स्पेकुलेट करते रहे, आप लोगों ने अरबों रुपए प्रॉफिट बना लिया है, डॉलर लेके ख़रीद के रखना फिर बेचना। बैंक्स का काम नहीं है कि स्पेकुलेट करना, स्पेकुलेशन तो बड़ी बुरी चीज़ होती है, तो इसलिए आपको भी ये करते रहे। मुझे पता है, ये सारे मेरे पास लिस्ट है कि आप लोगों ने कितने पैसे बनाए हैं, ये सारे जब डॉलर ऊपर नीचे ये जो होता रहा है, और आप लोग यू बीन पुशिंग द रेट अप, आई नो ऑल अबाउट यूज़।
और वो उस लिस्ट के अंदर एक दो गवर्नमेंट के अपने बैंक्स भी हैं, नेशनल बैंक वगैरह, तो उनको भी वो टाइट कर देंगे कि आप सीधे हो जाओ, नहीं तो मुझे पता क्या आप लोग कर रहे हैं, बंद कर दो ये प्रॉफिट टेकिंग करना, ये आवाम को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। फिर वो जाएंगे स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक को कहेंगे भाई ठीक है, IMF का बड़ी पाबंदियाँ थी आपके ऊपर और कि इंटरवेंशन नहीं करनी, मगर आपको भी कुछ एहसास तो होना चाहिए था कि इतनी महंगाई हो रही है, ये डॉलर इतना ऊंचा जा रहा है, तो क्या अर्थ था अगर आप $500 बिलियन या 250 मिलियन जब ये बहुत ऊपर शूट कर रहा था तो फेंक देते मार्केट के अंदर, एकदम इसकी क्लाइम जो रुक जाती थी और कॉन्फिडेंस आ जाना था सबके अंदर कि गवर्नमेंट जो है एक्सचेंज रेट को एक हद से आगे नहीं बढ़ने देगी। तो क्या होता, आप तो वैसे ही आपके रिजर्व जो हैं वो कम गिर रहे हैं, तो अगर उसमें से 100-200 मिलियन डॉलर आप मार्केट में फेंक देते तो वो जो एकदम प्रेशर आ रहा था उसके साथ एक तो प्रेशर कम हो जाना था क्योंकि मार्केट में डॉलर आ जाने से, दूसरा ये कि एक सिग्नल जाना था कि हम इंटरवेंशन करेंगे अगर आप लोगों ने मिल के कोई ऐसी स्पेकुलेशन की जिसकी वजह से डॉलर जो है ऊपर चढ़ता है, शॉर्टेज हो रही है। तो आपने भी नहीं इंटरवेंशन की जब आपको करनी चाहिए थी। फिर वो बिज़नेस कम्युनिटी को कहेंगे ओए मुझे पता है आप सारे एक्सपोर्टर्स का, आप लोग करते क्या है कि सारे पैसे लंदन में रख लेते हैं, आपने कंपनियां वहाँ बनाई हुई हैं, मुझे पता है आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उन कंपनी के ज़रिए करते हैं, यहाँ से आप उस कंपनी को भेजते हैं, वो आगे भेज देती है, अपनी कमीशन रख ले, वो भी आपकी कंपनी, और फिर पैसे सारे उसके पास आते हैं पहले, फिर वो आपको बेचती है। तो आपने लंदन में अपने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, वहाँ आपने बैंकों में रखे हुए थे और आप इंतज़ार कर रहे थे कि डॉलर की कीमत ऊपर बढ़े तो फिर आप डॉलर पाकिस्तान लेके आएंगे। तो ये मुझे सब पता है, मुझे ये भी पता है कि आप लोगों में से टेक्सटाइल वालों, मुझे ये भी पता है आप लोगों ने नए फ्लैट्स कहाँ ख़रीदे हैं लंदन के अंदर, कौन सी नई कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है, कौन से बैंक्स इन्वॉल्व हैं जिनके ज़रिए आप लोग सब ये जो पैसा आपने वहाँ रखा हुआ है वो आप दिखा के और आप मॉर्गेजेस ले रहे हैं और आप डाउन पेमेंट्स कर रहे हैं, मुझे वो भी पता सारा कुछ। अच्छा जी, तो इससे क्या होगा कि और ऑलरेडी उनको पता चल गया है कि वो जो पैसे लंदन में पार्क हुए हुए होते हैं वो वापस आ जाते हैं, वो एक महीना जो वहाँ रखते हैं वो नहीं रखेंगे, यहीं ले आएंगे, जब पैसे वापस आते हैं तो वो स्टेट बैंक को दे दिए जाते हैं, तो स्टेट बैंक की रिजर्व्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके के साथ ये तो हो गया ना टेक्सटाइल और एक्सपोर्टर्स वालों का काम, फिर इसी से मनी चेंजेस उनको भी टाइट किया जाएगा, बैंक्स को कहा जाएगा आप स्पेकुलेशन आपने नहीं करनी, आपने डॉलर ख़रीदना बेचना नहीं है, ये आपका काम नहीं है, यू आर नॉट अ करेंसी डीलर, आप हैं बट यू आर नॉट अ प्राइमरी करेंसी डीलर, आप अपना काम करें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये जो है ना करेंसी स्पेकुलेशन करना, करेंसी के ऊपर पैसे बनाना मेहरबानी करें, मनी हाँ ये ना करें। और तो इस किस्म की हर एक पार्टी को जिसका इसमें हाथ रहा है उनको बुला के और उनको टाइट कर दें, तो वो पैगाम ऑलरेडी पहुंच गया है। और ये नहीं कि ये कोई नई बात करने वाले हैं, 2 दफ़ा पहले भी डार साहब ने इसी किस्म की सूरत हाल को कन्फ्रंट किया था, एक 1998 में भी जब 1998 में जबकि हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की थी और उस वक़्त एकदम फ्रीज़ कर दिए थे सारे अकाउंट्स और 40 रुपए का डॉलर था और रातों रात ये 60-65% पे पहुंच गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा रोक लिया था फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। तो डार साहब ने उस वक्त भी जाके टाइट करके और रुपए को फिर 50 रुपए में ले आए थे महीने के अंदर अंदर। फिर 2013-14 में भी ऐसे ही हुआ कि बड़ी मसले थे, तो डार साहब ने, इनको कॉमर्स मिनिस्टर थे, इनको बना लिया फाइनेंस और इन्होंने जाके मसला हल किया। तो इसलिए ये कि इन्होंने ये काम पहले किया हुआ है, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर और इनके ऊपर कोई वो चालाकी नहीं कर सकता इनके साथ, तो वो फिर एसओसीओ बन जाते हैं जब बनने की ज़रूरत होती है। अब IMF के साथ जब बात करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ वो ठीक ठाक टाई पहन के जानते हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि डार साहब का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है, मेरे सामने उन्होंने मुझे बताया है कि उनका ये ख्याल था कि हमारी तरफ से और इमरान खान की तरफ से, शौकत तरीन की तरफ से और हमारे तरफ से IMF के साथ सख्ती के साथ या प्यार के साथ की बात नहीं होती कि सही तरीके से नेगोशिएशन नहीं की गई। अच्छा। मगर ये उनका मौक़िफ़ था कि आप अगर सही नेगोशिएशन करते तो शायद इतनी सख्त कंडीशंस आपके ऊपर ना लगती। बहरहाल ये तो उनका मौक़िफ़ था। अब आए आप कि अब वो आ गए हैं
तो अब वो क्या करेंगे IMF के साथ। तो अब खुशखबरी ये है कि IMF के साथ ऑलरेडी डार साहब के आने से पहले ही मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब ने न्यूयॉर्क के अंदर जो एक आध मीटिंग की है, वहाँ उन्होंने आज के जो मसाइल हैं वो उनके सामने रखे हैं। और इम्कान ये है, और ये डार साहब लकी है कि ये बात ऑलरेडी चल पड़ी है कि कुछ डेट रिलीफ और कुछ टेस्ट एक और पैसे आने हैं IMF से, वो अगले साल आने थे, वो शायद जल्दी दे दें आपको, एक आध बिलियन। हाँ, वो तो IMF की तरफ से भी नरमी आएगी अब, जिसकी उन्हें एहसास है कि फ्लड्स की वजह से बहुत मसले बन गए हैं। और तो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अब हुकूमत ने उनको कहा IMF को कि देखिए पहले जो हमने बनाया था सारा बजट कि हमारे पैसे किसके लिए चाहिए और किसके लिए नहीं चाहिए, तो उसमें ये था कि हमें फ्लड्स का पता नहीं था। तो अब फ्लड्स की इशू ये है कि फ्लड्स की वजह से हमारा गंदम का क्रॉप भी और हमारी कॉटन का क्रॉप भी और हमारा राइस का क्रॉप भी जो है वो इफ़ेक्ट हो गया। तो इसलिए हमें राइस और वीट जो है हम एक्सपोर्ट करते थे, तो अब इस दफ़ा हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसी तरीके के साथ कॉटन जो है वो भी हमें इंपोर्ट बड़े पैमाने पे करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री बहुत डिपेंडेंट है। उसकी वजह से इंपोर्ट्स हमारी बहुत बढ़ जाएंगी, और आपने जो हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं वो आपको थोड़ी नरम करनी पड़ेंगी, जो IMF मान गया है इस बात को। तो इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा, मगर वो जो बढ़ने का जो वजह है वो यही है कि डार साहब को इसकी ये अब फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का। तो मैं समझता हूँ इस वजह से कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स ग्लोबल भी हो रही हैं जिसकी वजह से वो डार साहब को फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। शॉर्ट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट फरवा, अगले महीने दो के अंदर आपकी मईशत की जो महंगाई वाला जो प्रॉब्लम है और डॉलर वाला जो प्रॉब्लम है, ये कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलेगी। और इसमें कुछ नेगोशिएशन फिर से होंगी और कुछ SHO बन के डार साहब को कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे, और कुछ वैसे भी उनके एक फ़लसफ़ा है। लेकिन उनके बारे में मशहूर था वो मसनूई तरीके से सब चीज़ें कर रहे थे। उन्होंने ऐसे बॉम्ब्स फिट किए थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई है तो वो फटे हैं। नहीं देखिए, ये तो बॉम्ब्स की आप बात कर रहे हैं, जो हुकूमत जाती है वो बम छोड़ जाती है दूसरी के लिए। इमरान खान साहब यही रोते रहे कि जी नून लीग की हुकूमत हमारे लिए इतने मुश्किल हालात छोड़ गई थी। ये आए हैं, ये कहते हैं इमरान साहब खान साहब की हुकूमत हमारे लिए। तो जो हुकूमत आती है वो अगले 10 साल का नहीं सोचती, वो अगले 2 साल का सोचती है। हुकूमतों को तो पता ही नहीं होता कि 3 साल भी काटेंगे कि नहीं काटेंगे। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ का, कोई हुकूमत ने 2.5 साल 3 साल 4 साल नहीं काटता, या कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं काटता। पहले हुकूमतें नहीं काटती थी, अब पिछले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर्स नहीं काटते, हुकूमत रह जाती है मगर प्राइम मिनिस्टर्स की छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए इकनॉमिक कॉन्टीन्यूटी नहीं रहती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी जो है वो इकट्ठी चलती है। तो इसलिए एक हुकूमत का बोझ दूसरी हुकूमत को उठाना पड़ता है, वो और मिसमैनेज करते हैं, वो बोझ के ऊपर और भी बोझ डाल कर निकल जाते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है। अब हालात ऐसे हैं कि अब बड़ी तरीके के साथ आगे चलना पड़ेगा, और इनके पास 1 साल है। इनके लिए एक मसला ये है फरवा कि अगर ये 1 साल के अंदर हालात बेहतर नहीं करते तो ये इलेक्शन हार जाएंगे। स्टेक पे है सब कुछ। इसलिए अब इन्हें तरीके के साथ आगे चलना पड़ेगा और आवाम के लिए कोई डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब ये आप शॉर्ट टर्म कहें लॉन्ग टर्म कहें, बात यह है कि ये एक मसनूई किस्म की डिबेट है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेशनल इंटरेस्ट एंड पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हमेशा पार्टी का इंटरेस्ट और लीडर का इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से आगे होता है, खा वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, खा वो अपोजिशन लीडर हो। ठीक, तो पहली बात तो ये हमें हकीकत को पहचानना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी इकॉनमी जो है ना वो 2 साल 3 साल से ज़्यादा एक पॉलिसी नहीं रहती, और हालात बदलते रहते हैं, पॉलिसी चेंज होती रहती है। यहाँ तो हालात ये हैं कि एक बजट 2 दफ़ा रिवाइज हो जाता है, सप्लीमेंट्री बजट्स आने शुरू हो जाते हैं, 3 महीने नहीं गुजरते, जो जून जुलाई में बजट आता है और सितंबर में रिवीजन शुरू हो जाती है। और जब बजट ख़त्म होता है जून में तो पता चलता है इतने ओवररन्स हो गए और आपने सैंक्शन इतने पैसे किए थे और लग इतने गए। तो ये काम चलता रहता है। वो एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, उनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर इंटरवेंशंस की हैं, और बड़ी उनकी पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। जॉन मेनार्ड केन्स कहते होते थे कि आप लॉन्ग रन की बात ना किया करें, आप शॉर्ट टर्म की बात किया करें। क्यों? वो कहते हैं लॉन्ग रन में तो हम सब मर जाते हैं, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो ये डिबेट है ना जी, लॉन्ग रन में नुकसान कर दिया, शॉर्ट रन में,
ये मसनूई डिबेट है, ये इंटेलेक्चुअल्स की डिबेट है। दरअसल इकॉनमी वो होती है जो कि ड्यूरिंग द टर्म वो अप्स एंड डाउन्स जो है उसको इवन आउट करके और आवाम के लिए कुछ करे। ठीक है सिटी साहब, इस पर एक आम सवाल ये है कि चूँकि इमरान खान साहब भी कहते रहे हैं कि जो मुआशी सूरत हाल है वो जुड़ी हुई है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी के साथ।